दुकानदार वगैरह सब एक दूसरे को जानते हैं, तो वो मजाक करते हैं कि अच्छा आज, अरे आज तो तुम भी आ गए, कोई मेहमान आया होगा तभी आए हो। तो एक ईटिंग पैटर्न जो है वो कम्युनिटी के हिसाब से हो जाता है। तो हमारा भी ऐसे ही है, बहुत कम मतलब ओकेजन पे कोई मेहमान आ जब गया। आप कोई लंदन में थी तो ये सब चाय चटनी रोटी ये तो मिलती नहीं होगी? मैंने बनानी सीख ली थी चटनी तो वहाँ पे अच्छा भी जी बना नहीं, सिलबट्टा? सिलबट्टे पे नहीं थी, हाँ। वो मिक्सी की। हाँ। लेकिन क्योंकि वहाँ पर तो फीका ही खाना मिलता था थोड़ा। हाँ। तो एक वहाँ पर मक्खन की जगह, अच्छा मैं खुद पर्सनली मलाई और चटनी भी खा लेती हूँ रोटी के साथ। हाँ। तो वहाँ पे वो थिक क्रीम उनकी मिलती थी। हाँ मिलती है। उसके साथ मैंने चटनी बनानी सीख ली थी मिक्सी में, जैसी कैसी भी। लेकिन वो टेस्ट थोड़ा थोड़ा आ गया था। हाँ। तो जुगाड़ कर ही लेता है आदमी। किसी अंग्रेज को तो नहीं खिला दिया? नहीं नहीं तीखा खा के नहीं करने लगे? नहीं, मतलब बस उनका टेस्ट डेवलप नहीं है और हमारा इतना ज्यादा है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते। अच्छा वहाँ, और जब वहाँ से आते होगे लंदन से जी। तो सबसे पहले मम्मी ये बनाओ, मम्मी लेके तैयार? ये बचपन से रहा है, क्योंकि बचपन से मैं हॉस्टल में रही हूँ। तो जब भी घर आते हैं बचपन से ही, तो फरमाइशें पहले ही से ही शुरू हो जाती हैं कि ये चाहिए, वो बनना है, ये बनना है। तो आज भी ऐसे ही है, जैसे सर्दियाँ होते ही गन्ने की रस की खीर जरूर बनेगी। गुड़ डाल वो रस और चावल वाला। जी जी जी। तो मेरी अम्मी वो बनाती हैं और फिर वो सबको खिलाती हैं, खूब सारी बनाएंगी। तो लेकिन वो फरमाइश मेरी ही रहती है पहले। तो फिर इस तरह की चीज़ें, एक सूखी सेवइयाँ होती हैं, वो वैसी तो सब खा लेते हैं। सूखी सेवइयाँ वो भी मेरी अम्मी बनाती हैं फरमाइश पे। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो मतलब पहले से ही, जिनका वक्त के हिसाब से, सर्दियों का ये है, सर्दियों में ये बनेगा ही, साग बनेगा ही, कढ़ी कढ़ी मेरी अम्मी बहुत अच्छी बनाती हैं। उन्हीं के हाथ की मुझे पसंद है, पर वो कम ही मिलती है। तो ये चीज़ें हैं जिनको ज़्यादा पसंद करते हैं। लंदन की कौन सी चीज़ अच्छी लगती थी खाने में? लंदन की, वहाँ पे लंदन में मीठा काफ़ी अच्छा लगता था मुझे वहाँ पे। तो चॉकलेट? नहीं हाँ जी, वो केक वगैरह और इस तरह की जो उनके बेक्ड आइटम हैं वो काफ़ी अच्छे रहते थे। बाकी खाना मुझे कोई ख़ास वहाँ का, सब ठंडा, सब बस एकदम उठाया और चल दिए वैसे वाला खाना था। तो हम लोग एक टाइम तो गरम खाना चाहिए ही चाहिए। तो कहीं एक हमारे वहाँ पे हरे कृष्णा वालों का वो भी रहता था बहुत, टेम्पल नहीं ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे बहुत आती थी। तो वो एक दिन हमारे यहाँ वो लगाते थे स्टॉल। तो वहाँ पे भी मैंने खाया है। तो वो गरम गरम खाना मिलता था ठंड में, बिल्कुल बाहर पार्क में। तो उसका एक अलग ही वो था। तो गरम खाने की वहाँ बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ सब वही सैंडविच खा लीजिए, ये खा लीजिए ठंडा। हमें आदत है गरम गरम खाने की, गरम रोटी तवे से गरम आए, गरम सब्जी हो। तो एक वक्त तो कुछ ना कुछ खुद ही जुगाड़ करना पड़ता था। खाने का हुनर मुझ में है नहीं बहुत बड़ा बिल्कुल भी। टर्निंग पॉइंट, और फिर वहाँ आकर के एक बड़ा प्लेटफॉर्म जाहिर सी क्या बात। उसने आपको बदला एज ए इंसान? हाँ यकीनन, इसमें कोई दो राय नहीं। जो मैं चाहता था वो करने के लिए एक बड़ा कैनवस मिला। वहाँ लिटरेरी माहौल था, अलग अलग तरह के कंपटीशन होते थे। पता चला डिबेट के कंपटीशन हो रहे हैं, पोइट्री का कंपटीशन हो रहा है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था। और बच्चों का भी एक जो मतलब साथ मिला, साथ के पढ़ने वाले लड़कों का, लड़कियों का, वो बहुत खूबसूरत था। उनमें लिटरेचर था। और चूंकि उसी यूनिवर्सिटी में फिराक गोरखपुरी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, बहुत बड़ी लेगेसी बड़े है। बड़े लोग, बहुत बड़ी बड़ा नाम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसके सीनेट हॉल में कभी आकर के फैज़ अहमद फैज़ ने नज़में पढ़ी हों, तो वो सब बहुत लुभाता था। वो जो बरगद का एक पेड़ है जो सिंबल है उस यूनिवर्सिटी का, उसकी छांव में बैठते थे। तो वहाँ बैठ के जब हम अपने दोस्तों के साथ शायरी पे बात करते थे तो ऐसा लगता था कि अंदर कुछ फील आ रहा है उन शायरों वाला। तो उसने चेंज कर दिया। फिर मुशायरों में सक्रिय हुआ, कवि सम्मेलनों में। मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी लिटरेचर से किया, परास्नातक। तो उस दौरान मैं हिंदी में कविताएं लिखने लगा और हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे सक्रिय हो गया। देश के जितने बड़े नाम हैं सबके साथ कवि सम्मेलनों में जाना, सुरेंद्र शर्मा जी, हरिओम पवार, कुमार विश्वास और ये सब सारे लोग जो कवि सम्मेलनों में बड़े नाम थे, उनके साथ कवि सम्मेलनों में जाता था। फिर वहाँ की दुनिया में ठीक ठाक नाम अपना भी बना लिया, थोड़े पैसे आने लगे। तो परिवार
उसको लगा कि नहीं ठीक है, अब अपनी मर्ज़ी का कर रहा है तो कर रहा है। सही बात। लास्ट कब गए थे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? मैं 2008 में मैंने पास आउट किया। नहीं, उसके बाद कभी ऐसा जाने का मौका मिला? नहीं, जाना तो रहा, खूब जाना रहा। मैंने जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया वहाँ से वापस से? हाँ, वापस से। और उसके बाद जो है लगाव तो बट ऐसे पॉलिटिक्स में आने के बाद कभी ऐसा मौका पड़ा कि कभी जाके बस भले ही आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए जाके बस वो गलियों को देख के आए कि अरे यार। अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद एक बार इलाहाबाद गया था, क्योंकि एक प्रोग्राम वहाँ होता है, हमारे कुछ साथी हैं जो विकलांग बच्चियों की शादी करवाते हैं। अरे तो वो एक बहुत अच्छा काम है, तो उससे मैं बहुत शुरुआती दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। तो अब तक 200 से ज़्यादा विकलांग बच्चियों की शादी हम तमाम दोस्त करवा चुके हैं। यक्षी नारायण यादव जी हैं, वो उसको लीड करते हैं। क्या बात। तो उस कार्यक्रम में इस साल में गया तो वो सारी गलियाँ, वो चौबारे सब याद आए। नाम बदल गया है लेकिन शहर का। आपके दिल में इलाहाबाद है, प्रयागराज है? शहर का नाम जो है वो देखिए, प्रयागराज तो वो हमेशा से था। सही बात। प्रयागराज स्टेशन था, प्रयाग स्टेशन था, गंगा जमुना, लोग उसको प्रयाग ही बोलते थे, उस एरिया को प्रयाग ही था, और वो हमेशा से प्रयागराज था। शहर इलाहाबाद था। अब सरकार को ये भी चुभा, लेकिन इलाहाबाद में पला बढ़ा, इलाहाबाद की गलियों में जिसने सांस ली है, उसके लिए वो प्रयागराज इलाहाबाद रहेगा हमेशा, इसमें कोई दो राय नहीं। सही बात। आपने जस्ट इस कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट में एक बात बोली कि हमेशा लोग सोचते हैं कि उस ज़माने में पोइट्री या शायर होना कोई बहुत फीजिबल ऑप्शन नहीं था करियर के लिए। हाँ। क्या वो चीज़ बदली है अब हम 2023 में? हाँ, नहीं, वो 2012-13 आते आते बदला, जब सोशल मीडिया हमारे हाथ में आया, मल्टीमीडिया मोबाइल हमारे हाथ में आए, तो वो चीज़ें बदली। शुरू में पैसे नहीं थे, 2000 रुपये भी, 1000 रुपये भी। मुझे याद है, मैंने पहला कवि सम्मेलन पढ़ा तो मुझे 100 रुपये मानदेय मिला था। लेकिन बाद में खूब पैसे आते गए। वो मुशायरा और कवि सम्मेलन शो की तरह होता गया, इवेंट की तरह होता गया। तो अच्छा हुआ, मैं जब आया तो मुशायरों में बहुत कम पैसे थे, कवि सम्मेलनों में तो फिर भी पैसा था। थोड़ा सरकारी स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, महोत्सव हो या फिर नुमाइश के प्रोग्राम, जो एक परंपरा है देश में, हिंदी पट्टी में खास तौर पर, तो वहाँ पैसे थे, लेकिन मुशायरों में बहुत कम पैसे थे। लेकिन दुर्दशा हुई, आप मानो ना, उसकी बनिस्बत बहुत कम पैसे थे। जहां आप बॉलीवुड से बुला करके किसी एक सिंगर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, एक माँ को रोते हुए देखकर मेरा दिल भर आया, मेरी आंखें नम हो गईं, मेरा दिल फटने लगा कि आखिरकार ये किस इंसान की जन्नत है जो रास्ते पर दर बदर भटक रही है, जो अपने लिए साया तलाश कर रही है, जो अपने लिए छत तलाश कर रही है, अपने बुढ़ापे का सहारा तलाश कर रही है। साथियों, उस बूढ़ी माँ ने बताया कि मेरे 5 लड़के हैं और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। हालात ये हुए कि हमने उनके लिए ज़मीन इकट्ठी की, हमने उनके मकान बनाकर दिए, उनके निकाह करके दिए। अब जब वो बीवी वाले बन गए तो उन्होंने हमें रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। आज हमारा कोई सहारा नहीं है, आज हमारा कोई देख रेख करने वाला नहीं है। अजीज़ साथियों, मुझे अफसोस हुआ कि ये बड़े ही नादान और बड़े ही बदनसीब लड़के हैं कि जिन्होंने अपनी जन्नत को रोड पर लाकर फेंक दिया है। याद रखिए, आप ज़िंदगी के अंदर कुछ भी कमा सकते हैं, कितनी भी तरक्की पा सकते हैं, मगर आपसे अगर आपकी माँ और आपके बाप अगर नाराज़ हैं तो आपकी सारी तरक्कियाँ बेकार हैं। 2 माँ बाप औलादों को पाल लेते हैं, 5 औलाद 10 औलादों को 2 माँ बाप पाल लेते हैं, लेकिन 2 माँ बाप 10 औलादों से नहीं पाले जाते। क्या हमें उनकी मेहनतें याद नहीं आती? क्या हमें उनकी मशक्क़तें याद नहीं आती? क्या हमें अपने बचपना याद नहीं आता? क्या हमें अपनी जवानी याद नहीं आती कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ कितना अच्छा सलूक किया? अगर बचपने में आप रो भी देते थे तो माँ आपके लिए बेचैन व बेकरार हो जाया करती थी। यहाँ तक कि अगर आपने कोई चीज़ मांगी और आपकी पढ़ाई का, आपकी तरक्की का अगर मौका आया तो माँ ने अपने गहने, अपने कंगन बेचकर तुम्हारी तरक्की के लिए लगा दिए। बाप ने अपनी ज़मीन का हिस्सा बेचकर तुम्हारी तरक्की के लिए लगा दिया। आज तुम हो नादानों कि अपनी उन्हीं माँ बाप से तुम खफा हो चुके हो, उन्हीं माँ बाप को तुमने नाराज़ कर दिया है, यहाँ तक कि तुमने उन्हें सड़कों पर लाकर डाल दिया है। यकीनन तुम बदनसीब हो, तुम बदनसीब हो कि तुमने अपनी जन्नत को रोडों पर लाकर डाल दिया है। साथियों, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ की शान यह है कि उसके कदमों के तले जन्नत है। अब याद रखिए कि जब ये दोनों नाराज़ हो जाएंगे तो आप दुनिया में कितनी भी तरक्की कर लीजिए, आपकी सारी तरक्कियां बेकार हैं।
जब आप भी बड़े होंगे, आपकी भी औलादें होंगी, आप बड़े होंगे, आपकी औलादें होंगी, आपकी औलाद जिस दिन आपको रास्ते पर डालेगी लाकर और आपको धक्के मारकर उस मकान से कि जो तुमने सजाया है, बनाया है, जब निकालेगी तुम्हारी औलाद और तुम्हें लाकर रास्ते पर डालेगी, तब तुम्हें याद आएगा कि अगर हमने अपनी माँ बाप की खिदमत की होती, अगर हमने अपने माँ बाप से प्यार किया होता, तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। जैसा करोगे वैसा तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, उनकी खिदमत करो, उनसे मोहब्बत करो, उनसे पूछो कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, दवाई तो नहीं आनी है। देख लो बाप की जेब में पैसे है क्या नहीं है, पूछ लो बाप से कि अब्बा पैसे की ज़रूरत तो नहीं है। माँ के पास बैठकर चंद मिनट उनकी बात सुन लिया करो, बाप की बात सुन लिया करो। मगर हमें फुर्सत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास बकवास करने के लिए, ठिट्टेबाजी करने के लिए टाइम है। जिन माँ बाप ने अपनी एक एक सांस तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी, अपना खून पसीना तुम्हारे लिए बहा दिया, आज वो माँ बाप सहारा तलाश कर रहे हैं, मगर नादानों तुमने उनसे दामन छुड़ा लिया है। तो तुम क्या कहते हो कि अरे अम्मा अब्बा का तो काम है, ये तो ऐसे ही कहते हैं। याद रखना, जब तक तुम्हारे माँ बापों का साया तुम्हारे सर पर है, जब तक उनका साया तुम्हारे सर पर है, तुम्हें ज़िंदगी में गम नहीं है, तुम्हें ज़िंदगी में टेंशन नहीं होगी, जब तक माँ बाप का साया सर पर है। लेकिन जिस दिन ये साया सर से उड़ गया, उस दिन तुमको मालूम चलेगा कि माँ बाप की कद्र क्या हुआ करती है। इसलिए अगर माँ बाप हैं, उन्हें राज़ी करो, उनकी खिदमत करो, उनसे मुआफ़ी मांगो, और जो ख़ुद खाओ अपने वालिदैन को खिलाओ, जो अपने लिए पसंद करो अपने माँ बाप के लिए पसंद करो। फिर देखना आपकी ज़िंदगी में चार चांद लग जाएंगे। जिस काम पर भी हाथ लगाओगे इंशाल्लाह आपका काम वो मुकम्मल होता हुआ नज़र आएगा। जिस मैदान में आगे बढ़ोगे सक्सेस होते हुए नज़र आओगे। माँ बाप की दुआ कभी टाली नहीं जाती है, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है, बल्कि माँ दुआ करती है अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। माँ दुआ करती है अपने बेटे के लिए, अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। माँओं की दुआओं से आज बेटों को तरक्कियाँ मिलती हैं। तो हमें चाहिए कि उनकी खिदमत करें, उनसे मोहब्बत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी इज़्ज़त करें। यही हमारे लिए बेहतरीन, हमारे और आपके लिए अच्छा होगा। अगर हमने उनकी नाफरमानी की तो समझ लीजिए कि जहन्नम का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोल दिया गया है।